हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, इसमें हम अपने अपकमिंग एग्ज़ाम जो सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन का है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चन जो हैं उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले एक पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, जहाँ पे मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सेट आपके लिए लेकर आया था। ये उसका सेकंड पार्ट है। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे करते करते एग्जाम से पहले हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, उन सब का एक कलेक्शन यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा। हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे एक एक करके, और आई होप आप लोगों को ज़रूर एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। अच्छा, तो ये क्वेश्चंस रहेंगे पहले तो हिंदी में, जिससे आपको ये समझने में काफ़ी ज़्यादा ईजी रहे। तो आप लोगों ने करना क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन को खुद से आंसर करने की कोशिश करनी है। 4 ऑप्शंस होंगे, आपने खुद से उसको आंसर करने की कोशिश करनी है। अगर आपसे उसका आंसर आ जाए तो बहुत बढ़िया। अगर आप उसका आंसर नहीं दे पाते हो तो आपने मेरी एक्सप्लेनेशन सुननी है कि कैसे कैसे हर एक ऑप्शंस को मैं आपको समझाऊंगा वहाँ पर, और उसमें से सही ऑप्शन कौन सा है मैं आपको बताऊंगा। इसमें हम सब्जेक्ट से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हुए जाएंगे। तो अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आए तो आप लोग कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए अब अपन अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि 73वें संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस कारक से संबंधित है। अच्छा, जो 73वां संविधान संशोधन था वो किस चीज़ से रिलेटेड था, इन चारों में से ये बताना है हमें। बताइए, आपको पॉलिटी का क्वेश्चन है ये। पहले आप खुद से इसको सोचिए, बताइए। 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संवैधानिक संशोधन। तो ये हमारा था ना, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्राप्त होना, ये दिलाने के लिए। अच्छा, पंचायती राज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। पंचायती राज गांव स्तर की स्थानीय सरकार होती है, यानी कि गांव के लोग अपने इलाकों के काम खुद संभालते हैं, जैसे कि सड़क बनाना, पानी प्रोवाइड करना, सफाई का काम और विकास के काम। तो भारत के संविधान में यह नियम बनाया गया कि पंचायतों में कम से कम 1/3 सीट, बोले तो 33% सीट जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। इसका मतलब है पंचायत सदस्य, सरपंच, पंचायत अध्यक्ष, इन सभी पदों पर कहीं ना कहीं महिलाओं को मौका मिलेगा। और यह प्रावधान ये 73वें संवैधानिक संशोधन से लाया गया था। ये आया था 1992 में। 1992 में ये कानून पास हुआ था। फिर 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू किया गया था। अगर हम देखेंगे संविधान के कौन से अनुच्छेद से जुड़ा है, तो ये हमारा आता है अनुच्छेद 243D में। 243D से संबंधित है। ये पंचायतों में ना महिलाओं को, अनुसूचित जाति को और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने की बात करता है, जो अनुच्छेद 243 है। अच्छा, जो 24 अप्रैल हमने चुना, ये तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाने का फैसला किया था भारत सरकार ने, क्योंकि इस दिन पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। अगर हम देखें कि पंचायती राज संविधान के किस भाग में है, तो ये संविधान के भाग 9 में आता है, यानी कि पार्ट 9, इसमें जोड़ा गया है इसे। अगर हम देखें भारत में पंचायती राज व्यवस्था कैसे काम करती है, तो ये हमारे 3 स्तरों पर काम करती है। सबसे पहला होता है ग्राम स्तर पर, इसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं। ये गांव के छोटे छोटे काम संभालती है। दूसरा हमारा होता है मध्य स्तर, पंचायत समिति या खंड पंचायत, ये कई गांवों के बीच के काम देखती है। तीसरा हमारा है जिला परिषद, जिला स्तर पर, ये पूरे जिले की पंचायतों का काम संभालती है। तो आई होप आप लोगों को मैंने जितनी बातें यहाँ पे समझाई सारी आपको समझ में आई होंगी। तो 73वें संवैधानिक संशोधन से हमने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार चलते हैं। अच्छा, ये सारी बातें यहाँ पे थोड़ा डिटेल में लिखी हुई हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। हालांकि मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझा दी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे दोबारा कुछ देखने की ज़रूरत है। चलिए अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। विशाल स्नानघर की खुदाई किस हड़प्पा स्थल से की गई थी। जो विशाल स्नानघर था ना, कौन से हड़प्पा स्थल में मिला था वो। हड़प्पा के जो अलग अलग हमें जगहें मिली थी, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, रखीगाड़ी, धोलावीरा, इनमें से कहाँ मिला था विशाल स्नानघर, बताओ। स्नानगार, तो ये मिला था हमें मोहनजोदड़ो में। ये मोहनजोदड़ो ना सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ही बड़ा और प्रसिद्ध शहर था। यह शहर आज पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे पे है। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी खासियत थी वहाँ का ग्रेट बाथ, विशाल स्नानघर जो था। ये सिंधु सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध और बड़ी इमारतों में से एक मानी जाती है। यह ना एक बड़ा पानी का कुंड या तालाब जैसा स्थान था, जहाँ पे लोग नहाने आते थे। धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम होते थे यहाँ पे, और इतिहासकार मानते हैं कि इसका उपयोग धार्मिक शुद्धि यानी कि रिलीजियस प्यूरिफिकेशन, इसके लिए किया जाता था। अच्छा, मोहनजोदड़ो में और क्या क्या मिला,
तो खुदाई में यहाँ से ना एक तो विशाल अन्नागार मिला, ग्रैनरी जहाँ पे खाना स्टोर करके रखते थे, सभा भवन मिला, असेंबली हॉल, पक्की सड़कें देखने को मिली, नालियों की व्यवस्था बहुत अच्छी देखने को मिली। इस सब चीज़ों से ये पता चला कि उस समय के लोग बहुत ही विकसित और व्यवस्थित तरीके से रहा करते थे। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई में कई सारे पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट शामिल थे। एक एक करके हम उनका एक बार नाम देख लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहले तो राखल दास बैनर्जी 1922 में इन्होंने इसकी खुदाई करी थी, मैके 1927 और व्हीलर 1930। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है राखल दास बैनर्जी जी। इनका आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो से जुड़े हुए थे। सिंधु सभ्यता के लोग नगर नियोजन में बहुत आगे थे, पक्की ईंटों के घर बनाते थे, साफ सफाई का ध्यान रखते थे और नालियों की बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी उनके समय में। ये सिंधु सभ्यता के लोगों की बहुत ही खास बातें हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे एक बार वापस आते हैं। हमसे पूछा था ना विशाल स्नागार, तो ये मिला था हमें मोहनजोदड़ो में। अच्छा, अगर हड़प्पा देखें तो ये पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे स्थित था। ये सिंधु सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। अगर हम रखी गाड़ी देखें तो ये भारत का सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता स्थल माना जाता है। ये भारत में है रखी गाड़ी। धोलावीरा अगर हम देखें तो ये हमारा गुजरात में है। यहाँ से जल संरक्षण प्रणाली और बड़े बड़े जलाशय ये मिले हैं। रिजर्वायर इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से रिजर्वायर जलाशय मिले हैं बड़े बड़े। तो आई होप आप लोगों को इतनी सी बात यहाँ पे समझ में आई होंगी। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर मोहनजोदड़ो है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार चलते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनाइटेड नेशंस जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुख्यालय? तो जो हमारा ये संयुक्त राष्ट्र है ना, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसे दुनिया के देशों ने मिलकर बनाया ताकि दुनिया में शांति बनी रहे, देशों के बीच झगड़े कम हो और आपसी सहयोग बढ़े। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, जो कि अमेरिका में है, और इसका हेडक्वार्टर 1951 में बना था। अगर हम देखें न्यूयॉर्क में ये एग्जैक्टली कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में मिडटाउन मैनहट्टन में है। इस एरिया में ये है। इसके पास ईस्ट रिवर बहती है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि युद्धों को रोकना, देशों के बीच बातचीत करवाना, मानव अधिकारों की रक्षा करना और वैश्विक सहयोग को बढ़ाना। तो यूनाइटेड नेशन दुनिया का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन माना जाता है आज के समय में। अभी यूनाइटेड नेशंस में लगभग 193 देश इसके सदस्य हैं और भारत भी इसका एक सदस्य है। यूनाइटेड नेशंस कई सारे क्षेत्रों में काम करता है कि विश्व शांति को बनाए रखना, विश्व लेवल पर गरीबी को हटाना, शिक्षा प्रोवाइड करना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, पर्यावरण का ध्यान रखना और मानव अधिकार, इन चीज़ों का ध्यान रखना। एग्जाम्पल के लिए ना, अगर दुनिया के देशों में कोई समस्या हो जाए तो यूनाइटेड नेशन वहाँ पर एक मीडिएटर की तरह, एक मध्यस्थ की तरह काम करता है, यानी देशों को बातचीत करके आपस में उनकी समस्या सुलझाने में हेल्प करता है। तो आई होप आप लोगों को यूनाइटेड नेशंस के बारे में इतनी सी बातें यहाँ पर समझ में आई होंगी। इसका हेडक्वार्टर हमारा न्यूयॉर्क में है, जो कि अमेरिका में है। तो चलिए अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार हम लोग बढ़ते हैं। सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताइए, सुल्तान अजलान शाह कप कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स लवर को तो पता ही होगा। तो सुल्तान अजलान शाह कप ना, ये एक इंटरनेशनल मैंस फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है, यानी कि हमारा हॉकी से जुड़ा हुआ है। इसमें अलग अलग देशों की पुरुष टीमें हॉकी खेलती हैं। ये टूर्नामेंट मलेशिया में आयोजित होता है। इसका नाम मलेशिया के सुल्तान अजलान शाह के नाम पर रखा गया था, क्योंकि वे हॉकी के बहुत बड़े सपोर्टर थे। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जो सही है वो हॉकी है। अच्छा, इसकी शुरुआत जो हुई थी ना, वो 1983 में हुई थी। शुरू में ये टूर्नामेंट हर साल नहीं होता था, लेकिन बाद में इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और 1998 के बाद से ये इतना फेमस हो गया कि हर साल इसे खेला जाने लगा। मतलब अब ये ईयरली हॉकी टूर्नामेंट बन चुका है। ये टूर्नामेंट हमारा सिर्फ और सिर्फ फील्ड हॉकी से जुड़ा हुआ है। अच्छा, चलिए अब हम कुछ और खेल देख लेते हैं और उनसे रिलेटेड ट्रॉफीज देख लेते हैं जो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। तो अगर हम फुटबॉल देखें तो फुटबॉल से हमारा जुड़ा है रोवर्स कप, मड्रिका कप, DCM कप, डूरंट कप, VC राय ट्रॉफी। ये सभी फुटबॉल से जुड़ी हुई हैं। बैडमिंटन के लिए अगर हम देखें तो अमृत दीवान कप, चड्डा कप, यूरोपियन कप, हिरेला कप और उबेर कप। जो हमारा उबेर कप है ना, ये खास तौर पर महिलाओं की बैडमिंटन चैंपियनशिप है। अगर हम टेनिस की ट्रॉफीज देखें तो डेविस कप, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन भी इसी कैटेगरी में आता है जो है, US ओपन और हॉपमैन कप, हेनेकेनी हॉपमैन, ये सभी टेनिस के टूर्नामेंट है हमारे। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें यहाँ पे समझ में आई होंगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्पोर्ट्स का। तो सुल्तान अजलान शाह कप हमारा हॉकी से जुड़ा हुआ है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के
आदर्शों से प्रेरित था? फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से कौन प्रेरित था इन सब में से? टीपू सुल्तान, अरबिंदो घोष, एनी बेसेंट या बदरुद्दीन तैयबजी? तो फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से ना टीपू सुल्तान जो थे वो प्रेरित थे। टीपू सुल्तान मैसूर साम्राज्य के शासक थे। उन्हें उनकी बहादुरी की वजह से मैसूर का टाइगर भी कहते थे उस टाइम पे। वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले सबसे ताकतवर भारतीय शासकों में से एक माने जाते हैं। भारत में रॉकेट तोपखाने जो थे उनका पहली बार प्रयोग टीपू सुल्तान ने किया था, जिन्हें हम रॉकेट आर्टिलरी कहते हैं। मतलब कि युद्ध में रॉकेट जैसे हथियारों का इस्तेमाल सबसे पहले उन्होंने किया था, और उस समय ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी मानी जाती थी, जिससे अंग्रेज भी डरा करते थे। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति यानी कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है इसके विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लोगों ने बराबरी, स्वतंत्रता और अधिकारों की बात की थी। टीपू सुल्तान भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में इन विचारों से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। टीपू सुल्तान को फ्रांस की सेना की तरफ से ना फरहुल मुजाहिदीन इस नाम का कमीशन या सम्मान भी मिला था। इससे पता चलता है कि फ्रांस और टीपू सुल्तान के संबंध कितने ज़्यादा अच्छे थे उस टाइम पे। फ्रांसीसी नेता जो नेपोलियन बोनापार्ट थे उन्होंने भी टीपू सुल्तान के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ गठबंधन करने की इच्छा जताई थी। मतलब उस समय टीपू सुल्तान की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु ना 4 मई 1799 को हुई थी। वे अपने किले श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए, श्रीरंगपट्टनम में उनका जो किला था उसकी रक्षा करते हुए अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए थे। यानी उन्होंने अपने आखिरी समय तक भी हार नहीं मानी थी और वो लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये इनके बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी। तो टीपू सुल्तान इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे अपने समय की। अगर हम अरविंद घोष जी के बारे में देखें तो ये भारतीय राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने श्री अरविंद आश्रम की स्थापना करी थी। इनकी कुछ फेमस बुक्स थी जैसे कि द लाइफ डिवाइन, सिंथेसिस ऑफ योगा, सावित्री। अगर हम एनी बेसेंट जी के बारे में देखें तो ये ब्रिटिश समाज सुधारक और महिला अधिकार कार्यकर्ता थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी एनी बेसेंट। उन्होंने भारत में होम रूल आंदोलन को शुरू किया था, होम रूल मूवमेंट जिसे हम कहते हैं। इनकी कुछ फेमस बुक्स थी जैसे कि द कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, वाई आई एम अ सोशलिस्ट और द पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ वुमेन। अगर हम बदरुद्दीन तैयबजी के बारे में देखें तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। वे मुंबई हाई कोर्ट में वकालत करने वाले पहले भारतीयों में से एक थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो तो टीपू सुल्तान है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें अरविंद घोष जी के बारे में, बदरुद्दीन तैयबजी के बारे में और एनी बेसेंट के बारे में लिखी हुई हैं। एक बार आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, हालांकि मैंने आपको इंपॉर्टेंट समझा दिया है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है, किसके बराबर होती है बताइए? परमाणु की द्रव्यमान संख्या जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, मास नंबर जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, तो ये किसके बराबर होती है? जो हमारी द्रव्यमान संख्या होती है ना, किसी भी परमाणु के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की संख्या और उस न्यूट्रॉन की संख्या जो भी होती है उनका जो कुल योग होता है उसी को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं और उसे ए से बताते हैं। यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये हमारी द्रव्यमान संख्या होती है। अच्छा, एक चीज़ और होती है न्यूक्लियॉन। जो एटम होता है परमाणु, उसके न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं, यानी कि एक परमाणु के नाभिक में दो चीज़ें होती हैं, यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन दोनों को मिलाकर जो चीज़ बनता है उसको हम न्यूक्लियॉन कहते हैं, न्यूक्लियॉन। अब यानी कि इन दोनों का जोड़ द्रव्यमान संख्या के बराबर है और न्यूक्लियॉन के भी बराबर है, यानी कि जो न्यूक्लियॉन की संख्या है वही द्रव्यमान संख्या है। और ऐसा हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम इस चीज़ को समझें, अगर मान लो किसी एटम में 6 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है तो उसकी द्रव्यमान संख्या जो होगी इन दोनों का जोड़ होगी 14, और ये उसका मास नंबर द्रव्यमान संख्या, और यही न्यूक्लियॉन की संख्या भी है। ये आपको यहाँ पे समझने वाली चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म और होता है परमाणु क्रमांक, जिसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, जेड से बताते हैं। तो एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या, इनमें अंतर समझ लीजिए। जो परमाणु क्रमांक होता है ना, ये सिर्फ प्रोटॉन का नंबर बताता है। एग्जाम्पल के लिए कि हमारे इस एटम में 6 प्रोटॉन थे तो इसके जेड की वैल्यू 6 होगी, परमाणु क्रमांक यहाँ पे 6 होगा। लेकिन अगर द्रव्यमान संख्या पूछे तो वो हमारा 14 है मास नंबर, क्योंकि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के जोड़ से बनता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और होती है आइसोटोप्स, जिसे हम कहते हैं समस्थानिक।
मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको साइड बाय साइड बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में नहीं है लेकिन पता होनी चाहिए। समस्थानिक, ये एक ही एलिमेंट के एटम्स में जब प्रोटॉन तो समान रहते हैं लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग हो सकते हैं, तो उस वजह से उनका जो मास नंबर होता है, द्रव्यमान संख्या, वो बदल जाती है। उन्हीं को हम समस्थानिक कहते हैं। थोड़ा सा अगर हम इसको समझें, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ मेन डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए। जो हमारा प्रोटॉन होता है ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर में होता है और इसे हम पी साइन से बताते हैं। अगर हम न्यूट्रॉन को समझें तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये भी न्यूक्लियस के अंदर होता है और इसे हम एन से बताते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन समझें तो इलेक्ट्रॉन में हमारे नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये न्यूक्लियस के बाहर घूमता है ऐसे ऐसे इन सेल्स में, और बहुत ही हल्के कण होते हैं ये, इसे हम ई से दिखाते हैं। तो ये हमारे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच का अंतर हुआ। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किस किसने करी थी। ये मैं किसी और टाइम आपको ट्रिक से समझाऊंगा, लेकिन अगर आपको पता है तो आप इनके खोजकर्ताओं के नाम लिखिए कमेंट में। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। परमाणु की द्रव्यमान संख्या हमारे न्यूक्लियॉन की संख्या के बराबर होती है। तो चलिए, जिसे हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? बताइए, सुभाष चंद्र बोस ने कौन से दल की स्थापना करी थी जब उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ दिया था? तो उन्होंने खोज करी थी ना फॉरवर्ड ब्लॉक की। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये एक राजनीतिक पार्टी, ये संगठन था जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। इसकी स्थापना हुई थी 3 मई 1939 में। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के नेता थे, लेकिन उनके विचार ना कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं से बिल्कुल भी नहीं मिलते थे। वो चाहते थे कि भारत को जल्दी से जल्दी पूरी आज़ादी मिले, अंग्रेजों के खिलाफ ज़्यादा आक्रामक तरीके से हम लोग लड़ाई करें। इसी वजह से उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया था, और ये उन्होंने किया था 29 अप्रैल 1939 को। इस दिन अपना इस्तीफा दे चुके थे, कांग्रेस से अपना अध्यक्ष पद छोड़ दिया था और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक को बनाया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का मुख्य उद्देश्य था कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिले, लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट कराया जा सके और क्रांतिकारी सोच को आगे बढ़ाया जा सके। अच्छा, अगर हम देखें कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक, इसका जो पहला अधिवेशन है ना, वो 22 जून 1939 में हुआ। मुंबई में अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ था इसका 22 जून 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का। वहीं पर फॉरवर्ड ब्लॉक ने अपना संविधान, अपना कार्यक्रम और अपनी नीतियां अपनाई थी। जो फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन था, ये नागपुर में हुआ था, और ये सम्मेलन 18 से 22 जून 1940 तक चला था। 22 जून 1940 तक। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, मैं आपको जो भी बता रहा हूँ नोट करते रहिएगा इन्हें। यहाँ भारत की पूरी आज़ादी की मांग को और ज़्यादा मजबूत किया था, क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक का ये पहला अखिल भारतीय सम्मेलन था जो कि नागपुर में हुआ था। इसके मुख्य नेता थे एक तो सुभाष चंद्र बोस जी, जो अध्यक्ष के रूप में थे, और उपाध्यक्ष थे इसके सरदुल सिंह कविसर। सरदुल सिंह कविसर इसके उपाध्यक्ष थे। दोनों ने मिलकर पार्टी को आगे बढ़ाया था। अच्छा, फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से इनका एक अखबार भी चला करता था, उसके जरिए लोगों तक अपने विचार पहुंचाया करते थे उस टाइम पे। ये सुभाष चंद्र बोस जी अपने भाषणों में कहते थे कि भारत को सिर्फ थोड़ा अधिकार नहीं बल्कि पूरी आज़ादी चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसलिए वे पूर्ण स्वराज की बातें करा करते थे। तो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी फॉरवर्ड ब्लॉक और सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड, यहाँ पे मैंने आपको समझा दी। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट्स थी सारी की सारी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद इसको बनाया था। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अच्छा फिर से हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए, कौन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? बताइए, इन चारों में से कौन थी? ये थी हमारी सरोजिनी नायडू जी। ये एक स्वतंत्रता सेनानी, कवित्री और राजनीतिक नेता थी भारत की। वे अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण महिला नेता थी। तो 1925 में ना सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC इसका अध्यक्ष चुना गया था। वो इस पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, और ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। और ये उस समय की ना बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि उस दौर में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही कम थी। सरोजिनी नायडू बहुत अच्छी कविताएं भी लिखा करती थी। उनकी कविताओं में रंग, कल्पना और संगीत जैसा भाव होता था। इसी वजह से महात्मा गांधी ने ना उन्हें भारती कोकिला कहा था। भारत कोकिला इस नाम से उनको नवाजा था। इसका मतलब था भारत की बुलबुल या मीठी आवाज वाली कवित्री। सरोजिनी नायडू जी महिलाओं के अधिकार, नागरिक अधिकार और अंग्रेजों से आज़ादी के लिए आवाज़ उठाती थी। उन्होंने देश भर में भाषण देकर लोगों को जागरूक किया था।
तो सरोजिनी नायडू जी के बारे में हमने यहाँ पे सीख लिया। सुचेता कृपलानी कौन थी? वह भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थी। वह भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। उन्होंने 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। अगर हम भिखाजी कामा के बारे में देखें तो ये भी एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बहुत ही प्रमुख व्यक्ति थे। इन्होंने विदेशी धरती पर जाके जो इंडिया का फ्लैग था उसके अग्रदूत की मेज़बानी करी थी और इसी के लिए फेमस है। इसके लिए इन्हें भारतीय क्रांति की जननी के रूप में भी जाना जाता है, भिखाजी कामा को। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये भी। कस्तूरबा गांधी जी, वे महात्मा गांधी जी की पत्नी थी। इन्होंने भी स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था और महिलाओं और समाज सुधार के कामों में बहुत ज़्यादा सक्रिय थी। 1883 में इन्होंने मोहनदास गांधी से शादी करी थी। अपने पति और बेटे के साथ ये अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुई थी। और हम हर साल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाते हैं इन्हीं की याद में। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आप लोगों को इतनी सी बातें यहाँ पे समझ में आई होंगी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू जी थी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई ने जुलाई 2022 में चेहरा प्रमाणीकरण यानी कि फेस रिकॉग्निशन करने के लिए किस नाम से एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया? अच्छा बताइए, ये कौन सा ऐप था? तो यूआईडीएआई भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने ना एक ऐप लॉन्च किया जिसमें फेस के जरिए पहचान की पुष्टि करी जा सकती है। मतलब केवल फिंगरप्रिंट या ओटीपी नहीं बल्कि फेस स्कैन से भी आधार का वेरिफिकेशन किया जा सकता है। और इस ऐप का उन लोगों ने नाम रखा आधार फेस आरडी। अच्छा, जब कोई व्यक्ति आधार बनवाता है ना तब उसका फोटो यूआईडीएआई के डेटाबेस में सेव हो जाता है। अब आधार फेस आईडी ऐप क्या करता है कि उस व्यक्ति का चेहरा स्कैन करता है और उसे यूआईडीएआई की डेटाबेस में स्टोर फोटो से मिलाता है। अगर दोनों मैच हो जाते हैं तो पहचान सही मान ली जाती है। इस तरह से ये फेस ऑथेंटिकेशन का काम करता है। ये ऐप कई सारे सरकारी ऐप्स और सेवाओं में इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि जीवन प्रमाण बनाने में, जो पेंशन वेरिफिकेशन होता है कि आदमी जिंदा है या नहीं, कोविन ऐप एक बार आई थी ना कोविड के टाइम में, कोविन ऐप इसमें, और आधार बेस्ड सर्विसेज में। अच्छा, यूआईडीएआई ये है क्या कि इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें, यह है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार की ऐसी एजेंसी जो आधार कार्ड जारी करती है और आधार डेटाबेस को संभालती है। आधार एक 12 अंकों की यूनिक पहचान संख्या होती है और हर व्यक्ति का आधार नंबर अलग अलग होता है। जो हमारा यूआईडीएआई है ना, ये जनवरी 2009 इसमें इसकी स्थापना हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष थे नंदन नीलकणी जी और इसके जो सीईओ वो है अमित अग्रवाल। तो आई होप आप लोगों को यूआईडीएआई के बारे में भी काफ़ी पॉइंट क्लियर हो गएंगे। और इस ऐप का नाम यहाँ पे है आधार फेस आरडी। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार चलते हैं। गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े क्यों पसंद करते हैं? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। बताइए, गर्मियों में हल्के रंग के कपड़ों को क्यों पसंद करा जाता है? धोने में आसान हो इसलिए? नहीं। तो हम अपने ऑप्शनों को एक बार देखें कि ये जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं शरीर की ऊष्मा को तेजी से बचने की अनुमति देते हैं? नहीं। तेजी से पसीना सोख लेते हैं? बिल्कुल नहीं, ये कारण नहीं है। हल्के रंग ऊष्मा के अच्छे विकिरक होते हैं? ना। हल्के रंग ऊष्मा के कम अवशोषक होते हैं? बिल्कुल सही। यानी कि ये जो हीट होती है गर्मी, इसको कम एब्जॉर्ब करते हैं, कम सोखते हैं, कम अवशोषक होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है ना हमारा इसका, वो सही आंसर है। गर्मियों में हम अक्सर ना सफ़ेद, हल्का नीला, क्रीम या हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हल्के रंग ना गर्मी को कम अवशोषित करते हैं, मतलब ये सूरज की गर्मी को अपने अंदर आने ही नहीं देते हैं बिल्कुल। अब सफ़ेद रंग की खास बात ये होती है कि ये सूरज की ज़्यादातर रोशनी को वापस परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है वापस ही। इसलिए शरीर कम गर्म फील होता है, कम पसीना आता है और हमें ज़्यादा ठंडक महसूस होती है इससे। सोचो कि एक व्यक्ति ने काला टी शर्ट पहना हुआ है और दूसरे ने सफ़ेद टी शर्ट पहनी हुई है और धूप में थोड़ी देर खड़े रहने पर काले कपड़े वाले को तो ज़्यादा गर्मी महसूस होने लगी है, क्योंकि काला रंग हीट को ना ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा सोख लेता है अपने अंदर। अच्छा, जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं, डार्क कलर, वो जो होता है ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, मतलब वो सूरज की गर्मी को अपने अंदर ज़्यादा लेते हैं, इसलिए शरीर ज़्यादा गर्म हो जाता है। और इसी कारण से हम लोग सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि वो शरीर को गर्म रखने में हेल्प करते हैं। तो अगर गर्मियों में कहा जाए तो हम पहनते हैं हल्के रंग के कपड़े, क्योंकि ये हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं। और अगर हम सर्दियों में देखें, विंटर्स में, तो इसमें पहनते हैं गहरे रंग के कपड़े, क्योंकि ये हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो आई होप आप लोगों को इतनी बात यहाँ पे समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमने यहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए।
अब आप क्या करिएगा कि इस वीडियो को एक बार और देखिएगा, कुछ समझ नहीं आएगा तो आप अपने डाउट कमेंट में पूछ लेना। फिर हम किसी नए लेक्चर पे नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।